एक्चुअली जो टॉपिक था अपना, जो मेन चैप्टर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स तो हमने पूरी देख ली है, ठीक है। डायमेंशनल इक्वेशन भी पूरा पढ़ लिया। मैंने एक ब्रीफ में आपको बता दिया था कि लेंथ को मेज़र करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। मास के लिए क्या यूज़ करते हैं, फिजिकल बैलेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइम के लिए भी जनरली यूज़ अ स्टॉप वॉच, ठीक है। बट मेज़रमेंट ऑफ लेंथ ये एक थोड़ा सा डिटेल में जाने वाला पार्ट है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। सो विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज़ मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। आपने कौन सी लेंथ जनरली मेज़र की है, ठीक है। आपकी लाइफ में आपने क्या क्या मेज़र किया है लेंथ वाइज, कभी किया है क्या? एनी टाइम यूज्ड इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, विच ऑब्जेक्ट इज़ दैट? जनरली जब छोटे थे हम तो जो ज्योमेट्री कुछ ट्रायंगल्स वगैरह बनाते थे, ठीक है, तो उस समय लेंथ को मेज़र करने के लिए स्केल यूज़ करते थे, ठीक है। तो बेसिकली यू लर्न दिस स्केल मेज़रमेंट फर्स्ट, ठीक है। सम ऑफ यू ऑल्सो मेजर हाइट विद द हेल्प ऑफ अ टेप, ठीक है, जो कि आपने देखा होगा एक पेपर जो क्लॉथ टेप होती है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और यदि आगे बढ़ें तो सम ऑफ यू नाउ विल यूज़ दीज इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। Why we use such instruments, for which type of measurements we use these instruments, ये अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ की ये सारी जो मेथड मैंने बताया, दे आर डायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड्स मीन्स विल टेक अ इंस्ट्रूमेंट एंड फाइंड लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों हमारे लिए एक्सेसिबल हैं, ऑब्जेक्ट भी हमारे पास है और इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास है, सो यू कैन मेजर इट, ठीक है। बट देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट एक्सेसिबल टू अस, वी कैन नॉट रीच अप टू दैट ऑब्जेक्ट, लाइक माउंटेन पीक, ठीक है। आप कोई माउंटेनियर नहीं है कि आप टॉप तक पहुंच करके मेज़र करके आ जाए लेंथ को, तो इनएक्सेसिबल है, ठीक है। उसके फुट तक भी आप नहीं पहुंच सकते, सो यू हैव टू यूज़ सम स्पेशल मेथड्स टू फाइंड हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली एक पर्टिकुलर स्ट्रीट है, उसके दूसरी तरफ कोई एक बिल्डिंग है विच इज़ अगेन इनएक्सेसिबल, एंड यू वांट टू फाइंड हाइट ऑफ दैट बिल्डिंग, विल यूज़ सम स्पेशल मेथड्स फॉर दैट, ठीक है। Some planet in our solar system, distance of that planet, we cannot move up to that planet. There are again indirect methods to find the distance of that planet or nearer stars from Earth, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हम लर्न करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड्स यहाँ लिखी हुई है, डायरेक्ट मेथड्स आर मीटर स्केल। फॉर मीटर स्केल में भी कई टाइप्स होते हैं। फॉर लॉन्ग लेंथ लाइक 50 मीटर 100 मीटर लॉन्ग टेप्स आर देयर, जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ फाइंड आउट करना है, we use these long tape method, ठीक है, for long distances. For smaller distances we may use a scale like this, ठीक है, like this। ये इसको यूज़ करेंगे तो ये पेन की लेंथ वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। Then secondly वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स इज यूज फॉर स्मॉल लेंथ्स लाइक थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है, या इसी की थिकनेस फाइंड आउट करना है, विड्थ फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए अपन वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्क्रू गेज जो मैंने बताया आपको, ये इंस्ट्रूमेंट है। This is used to find very small lengths like diameter of a capillary tube. Capillary tube हम पढ़ेंगे क्या होती है, ठीक है, very thin tube होती है, उस diameter is of the order of less than 1 mm. To find its diameter we use screw gauges. तो ये तो हो गई डायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। बट देर आर सम इनडायरेक्ट मेथड्स ऑल्सो। इनडायरेक्ट मेथड्स में आप सीधे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ तो करेंगे, लेकिन सीधे उसके हाइट मेज़र करने के लिए या उसकी डिस्टेंस मेज़र करने के लिए नहीं करेंगे, कुछ और चीज़ें मेज़र करेंगे उससे। कैसे? नाउ दीज इनडायरेक्ट मेथड्स आर फॉर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स, जैसे आप अपने घर की हाइट पता लगाना चाहते हैं तो आप तो पहुंच सकते हो, उसके फुट तक भी पहुंच सकते हो, ठीक है। इन दैट केस दैट इज एक्सेसिबल टू यू, सो वी यूज़ एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स, उनकी हाइट फाइंड आउट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड यूज़ करते हैं। व्हाट इज दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड? सपोज हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज h एंड डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, फुट जो है यहाँ पर ये f है उसका और ये पीक है, और आप इस पॉइंट से उसको पीक का एंगल मेज़र करते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये सब पढ़ा होगा आपने ट्रिग्नोमेट्री में, वो मेज़र करते हैं। सेक्सटेंटोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ यूज टू फाइंड एंगल। वी यूज़ दैट एंगल थीटा, देन एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क इन दिस केस इज h एंड रेडियस इज x, सो h विल बी इक्वल टू x इंटू थीटा। इसका यूज़ करके हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्पेशल मान लो ये हाइट्स और x जो है, ये एंगल थीटा इज स्लाइटली हायर है, मोर देन 15 डिग्री है,
ठीक है। तो उस कंडीशन में आप tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन x यूज़ करेंगे, h अपॉन x। तो इन दैट केस h इज इक्वल टू x tan थीटा। इफ एंगल्स आर लार्ज, इफ एंगल्स आर स्मॉल, एंगल थीटा इज स्मॉल, स्मॉल मीन्स लेस देन 15 डिग्री, तो इसको यूज़ करेंगे। बट इफ एंगल्स आर लार्ज मोर देन 15 डिग्रीज देन विल यूज़ दिस tan थीटा इक्वल्स टू हाइट अपॉन बेस। सो हाइट इज इक्वल टू x tan थीटा। किसको किसको ट्रिग्नोमेट्री पता है, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने शायद थोड़ी बहुत पढ़ी होगी 9th-10th में, पढ़ी है ना। tan थीटा इक्वल्स टू हाइट अपॉन बेस, sin थीटा इक्वल्स टू हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, तो आपको ये फट से समझ में जाएगा, ठीक है। तो ये तो उनके लिए हो गया जो एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स है, हमारी बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग है, सारे एक्सेसिबल है, तो आप वहाँ तक उसके फुट से डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। यानी आपको ये x मेज़र करने के लिए स्केल आएगा, मीटर स्केल, लेकिन आपको इसके ऊपर तक चढ़ के जाना नहीं पड़ेगा उसके हाइट मेज़र करने के लिए, ठीक है। उसके लिए आप सिर्फ एंगल मेज़र कर लेंगे टॉप का, अलग अलग 4-5 पॉइंट से जो एक्सेसिबल पॉइंट्स हैं उन सब से अपन फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे एक छोटा सा तरीका बताऊँ मैं, एक्चुअली क्या करते हैं, ये ऊपर का मिटा देता हूँ, थोड़ी जगह बन जाएगी। ये तो समझ में आ गया होगा, इसका शॉर्ट एक ले लिया है मैंने, ले लिया हालांकि, तो भी एक बार ले लो और एक आखिरी में भी ले लेना बाद में। करते क्या है कि ग्राउंड पर इस बिल्डिंग के चारों तरफ से, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के चारों तरफ से अलग अलग पॉइंट से इसके एंगल्स निकालते हैं, ठीक। एक पॉइंट यहाँ ले लिया, यहाँ से एक एंगल मेज़र कर लिया, ठीक। ये x1 है, ये x2 है, इन सब से हाइट की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, स्लाइटली डिफरेंट वैल्यूज मिलती है, ठीक है, क्योंकि हम एक्यूरेट वैल्यू निकालना चाहते हैं। वी मस्ट टेक मोर देन 2 रीडिंग्स, अपन ने पढ़ा है एरर्स आर देयर, और एरर को एलिमिनेट करने के लिए वी मस्ट टेक द रीडिंग अ नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो 2-3-4 अलग अलग जगहों से हम हाइट के लिए x1 x2 फाइंड आउट करेंगे, एंगल थीटा 1 थीटा 2 फाइंड आउट करेंगे। यूजिंग दिस फॉर्मूला विल फाइंड आउट हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो जो 2-3 वैल्यूज मिल रही हैं उनका सबका एवरेज निकालेंगे, दैट विल गिव अस करेक्ट हाइट ऑफ दैट बिल्डिंग, ठीक है। ये एरर को रिड्यूस करने के लिए हो गया। ये तो उसके लिए हो गया, उन बिल्डिंग्स के लिए हो गया, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हो गया विच आर एक्सेसिबल टू अस, वी कैन रीच अप टू फुट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। बट इफ देयर इज अ रिवर and across that river on other side there is a tall building or a particular tree, and you want to find out height of that tree without reaching up to the foot, then it is inaccessible to you. In that case we use a special method which is called trigonometrical method again to find height of inaccessible objects. जैसे ये ऑब्जेक्ट h हाइट का है AB, ये रिवर है AQ, ठीक है, उसके दूसरी तरफ है और आप इस तरफ को है। रिवर की विड्थ हमको नहीं पता है, मैंने एज्यूम कर लिया लेट एट वी x1। तो आप रिवर के उस तरफ जहाँ पर हैं वहाँ 2 अलोंग द लेंथ, ये A पॉइंट है, Q पॉइंट है, उसी की डायरेक्शन में आगे बढ़ करके एक और पॉइंट P चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q यू मेज़र इट 50 मीटर्स 100 मीटर, इस तरीके की वैल्यूज़ लेंगे जो ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बाद में कैलकुलेशंस में ईजी हो, ठीक है। 6.2 मीटर इस टाइप का नहीं लेंगे डिस्टेंस, ठीक है। 6 मीटर 10 मीटर 15 मीटर इस टाइप की लेंगे। नाउ यू चूज Q एंड P 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन दैम यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, देन यू फाइंड एंगल ऑफ दैट पॉइंट B फ्रॉम पॉइंट Q, लेट इट बी बीटा, एंड देन वी मूव अप टू P, अगेन फाइंड एंगल ऑफ दिस पीक, लेट इट बी अल्फा, ठीक है। ये दोनों एंगल्स जब मिल गए अल्फा और बीटा, देन ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी थोड़ी सी। आपको पता है ट्राइंगल ABQ, इन ट्राइंगल ABQ ये दिखाई दे रहा है ABQ, ये बीटा है, दिस इज अल्फा। 10 कॉट ABQ ले रहे हैं अपन, ABQ, एक मिनट, यहाँ पर मैंने ABQ नहीं लिया, ये क्या है ABP है। इन ट्राइंगल ABP कॉट अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइट होता है, बेस इज AP अपॉन AB, ये है। AP की वैल्यू कितनी है x1 प्लस x, ये x आपको नोन है, ये मेजर्ड वैल्यू है, जबकि ये अननोन है, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, कॉट अल्फा इज इक्वल टू लेंगे, कॉट अल्फा इज इक्वल टू हाइट अपॉन x प्लस x1, ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इससे x प्लस x1 इज इक्वल टू h कॉट अल्फा, ये इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। देन यू मूव अप टू पॉइंट Q एंड फाइंड दिस एंगल बीटा, एंड यूजिंग फॉर्मूला कॉट बीटा, ये किस में ले रहा है, इन ट्राइंगल ABQ, ये ABQ है। कॉट बीटा इक्वल्स टू AB अपॉन x1 अपॉन h, क्योंकि बेस अपॉन हाइट होता है, तो x1 विल बी h कॉट बीटा।
अब ये 1 माइनस 2 कर देंगे सो दैट x1 एलिमिनेटेड। x1 को एलिमिनेट करना है, 1 माइनस 2 कर देंगे तो x विल बी इक्वल टू h कॉमन निकाल लिया cot अल्फा माइनस cot बीटा। सो वैल्यू ऑफ h विल बी x अपॉन cot अल्फा माइनस cot बीटा। आपने एक बार h की वैल्यू निकाल ली तो अब आप x1 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी उस रिवर की विड्थ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट टॉसिंग दैट रिवर यू कैन फाइंड आउट विड्थ ऑफ द रिवर। यदि मान लो उल्टा क्वेश्चन दे दिया एक आध न्यूमेरिकल आपको कि एक टॉल ट्री है अदर साइड ऑफ द रिवर, ठीक है, और वो अक्रॉस द रिवर है, तो रिवर की विड्थ भी फाइंड आउट करो और हाइट ऑफ दैट ट्री भी फाइंड आउट करो। जबकि आप दो अलग अलग पॉइंट जिनके बीच की डिस्टेंस 20 मीटर है, वहाँ से उसके एंगल फाइंड आउट करते हैं जो रिस्पेक्टिवली 30 और 60 डिग्री है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ दी है आपको, x की वैल्यू h की वैल्यू निकालते बन जाएगी। वंस यू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ h, यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो x1 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी होगी, x1 विल बी इक्वल टू h मीन्स x अपॉन cot अल्फा माइनस cot बीटा इंटू cot बीटा। ठीक, इससे आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, x1 की। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री इसमें लग रही है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखें इसको। ये वो ऑब्जेक्ट हैं जो इनएक्सेसिबल तो हैं, ठीक है, लेकिन आप उनको उसके आसपास तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, यानी 50, 60, 100 मीटर डिस्टेंस तक पहुंच सकते हैं अक्रॉस द रिवर, या ऐसे प्लेसेस हों जैसे मान लो आप पता लगाना चाहते हो कि पाकिस्तान की बॉर्डर के उस तरफ, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनी हुई है, उसकी हाइट कितनी है। अब एक्सेस तो नहीं कर सकते उस कंडीशन, वहाँ तक तो नहीं जा सकते, लेकिन इंडिया की तरफ तो 2 पॉइंट यूज़ कर सकते हैं जिससे आप एंगल्स मेजर कर सकते हैं और इजीली उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जंगल्स में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ डीप इनसाइड द जंगल कोई यदि ट्री है, आपको पता है हाइट ऑफ ट्रीज मे राइज अप टू 50 मीटर 100 मीटर्स एंड अबव दैट। ठीक है, आप पता लगाएंगे कि टॉलेस्ट ट्री कहाँ पर है, अमेज़ॉन में है कि नाइल्स के जंगल में है, ब्राज़ील में है या कहाँ है। ठीक है, यू विल फाइंड आउट दैट हाइट इज़ ट्रिमेंडस। ठीक है, जो माउंटेन्स वगैरह हैं उनकी हाइट फाइंड आउट करने के लिए तो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत टॉल माउंटेन्स नहीं, जो 1000 मीटर 2000 मीटर तक है उनके लिए। उससे ज़्यादा यदि हाइट है जैसे माउंट एवरेस्ट, तो उसके लिए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की हाइट पहले तो पीक दिखना चाहिए आपको, क्योंकि आप सेक्सटेंटोमीटर यूज़ कर रहे हैं उसकी हाइट मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो अप टू द बेस जो लगभग 4000 मीटर हाइट पर है सी लेवल से, वहाँ तक तो पहुँचना पड़ता है, वहीं से आपको पीक विजिबल होता है, वो भी कभी कभार, पूरे साल भर नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ कंटिन्यूसली लिजार्ड्स और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्टॉर्म्स चलते रहते हैं और इसलिए वहाँ पर वो दिखता नहीं है। सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग में जब सनराइज़ होने के पहले ही जब उसके ऊपर सन रेज पड़ती हैं तब कई बार दिखता है। ठीक है, आपको पता होगा लॉर्ड एवरेस्ट जो थे, उनने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की हाइट पता लगाई थी। ठीक, और उन्होंने जो स्टैंडर्ड मेथड यूज़ की थी यही सेम, ठीक है, इसी मेथड को उन्होंने कई जगहों से, अलग अलग जगहों से मेज़र किया था एंड ही फाउंड दैट हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज़ 8848 मीटर्स। ठीक है, तो ये एक्यूरेट हाइट आज भी, जब लेज़र मेथड्स आ गया, नाउ डे वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। ठीक है, वी कैन यूज़ लेज़र मेथड। ठीक है, डीप इनसाइड सी के लिए डेप्थ पता लगाना है तो सोनार मेथड यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड मेथड। ठीक है, तो वो अभी अपन डिस्कस करेंगे इसके बाद में। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस समय जब ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे तब भी ही वॉज एबल टू फाइंड एग्जैक्ट हाइट यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया, इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड। लेकिन अब आपके पास में कोई एक ऐसा प्लेनेट है जो अर्थ के सोलर सिस्टम में है, जुपिटर है यानी, और आपको पता लगाना है कि हमसे उसकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो हमको तो जब टेलीस्कोप नहीं मालूम थे तब तक तो इम्पॉसिबल था उनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करना, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कोपरनिकस और कुछ डिफरेंट जो थे उन्होंने फाइंड आउट कर ली थी। बट वंस द टेलीस्कोप वॉज actually found, or it was made by Galileo, then we are able to find distances of such large distant planets or stars. उसके लिए जो मेथड यूज़ की, that method is called parallax method। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी को अपन अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तो समझ में आ गई होगी इसके पहले की सारी मेथड्स, समझ में आ गई सबको? आपको मुझे एक बार क्लियर कर दें। आप लोगों ने बहुत से, अब तो सफ़र पॉसिबल नहीं है, यू कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू कैन नॉट ट्रैवल ऑन कार और बस और एनी अदर व्हीकल बिकॉज ऑफ कोरोना।
बट इफ़ पहले तो आप कहीं गए होंगे, ठीक है, आपका जनरल ऑब्जर्वेशन क्या था जब आप ट्रेन में बैठते थे एंड इट इज मूविंग विथ सम स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, तो व्हाट यू डू, यू जनरली ऑब्जर्व द आउटसाइड टेरेन, बाहर की जो चीज़ें वो देखते हैं आप. व्हाट यू ऑब्जर्व, व्हाट इज पिक्यूलियर अबाउट दैट पर्टिकुलर टेरेन, you observe that nearer objects are moving in backward direction, in opposite direction to your motion, but the farther objects, जो दूर ट्रीज़ हैं, वो ऐसा लगता है हमारे साथ साथ चल रहे हैं. कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया ये? द nearer object seems to move in opposite direction, but the objects far away from us, they seem to move with us. ठीक है, मोस्ट ऑफ यू हैव ऑब्जर्व इट. जिन्होंने नहीं का ऑब्जर्व किया, प्लीज़ अगली बार जब भी मौका मिले ट्रैवल करें, और ट्रैवल करने के बाद, ट्रैवल करने की ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेन में बैठे, बट ट्रेन में एक लार्ज कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक, आप थोड़े से हाइट पर होते हैं, दूर तक की चीज़ों को देख पाते हैं, एंड दैट्स वाई ये ईजीली आपको दिखता है. ठीक है, दिखा होगा आप लोगों को, ठीक है ना, ठीक, सभी लोगों ने बोला यस. तो ये होता क्यों है, वो ऑब्जेक्ट तो वहीं पर है, वी आर इन मोशन एंड ड्यू टू आवर मोशन दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑब्जर्व. ये आई के कारण होता है, आई के ऊपर बनने वाले एंगल्स के कारण होता है. ज़रा ध्यान से समझना, ये आई की पोजीशन है, ठीक है. मेरे सामने दो ऑब्जेक्ट्स हैं इन फ्रंट ऑफ मी, वन ऑब्जेक्ट इज ए एंड बिहाइंड दैट अनदर ऑब्जेक्ट इज बी. ठीक है, आई एम जस्ट कोलिनियर टू पॉइंट ए एंड बी. तो मुझे क्या लगेंगे कि ए एंड बी आर कोइंसाइडिंग, दे आर एट सेम प्लेस. यदि 20-25 मीटर डिस्टेंस पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, 20-25 मीटर डिस्टेंस पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से, ये ए और बी, ठीक है, और मैं उसी की लाइन में खड़ा हूँ, तो मुझे ऐसे लगेंगे कि दोनों ए और बी जो हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं. यदि वो एक लाइन पे ही हैं, तो मैंने पहले बता दिया कि ए एंड बी आर कोलिनियर, एंड इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द लाइन विच दे एक्सटेंडेड अप टू मी, देन इट सीम्स दैट दे आर कोइंसाइडिंग, एक ही जगह पर है दोनों दोनों. ठीक है, ऐसे है. ठीक है, अब मैं अपनी आइज़ को यदि मूव करूँ टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट, ठीक है, तो मुझे क्या दिखेगा, जैसे ही मैंने टूवर्ड्स लेफ्ट गया तो पास वाला ऑब्जेक्ट ऐसा लगता है कि वो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में गया टूवर्ड्स राइट, और दूर वाला ऑब्जेक्ट ऐसा लगता है कि टूवर्ड्स मी आ गया, एंड ए गैप अपीयर्स बिटवीन देम. ठीक, जो मुझे अभी तक नहीं दिख रहा था जब मैं कोलिनियरली खड़ा था. बट वंस आई स्टार्टेड टू मूव राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, देन आई ऑब्जर्व दैट देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट टेकिंग प्लेस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ऑल्दो दे आर स्टैटिक. इट इज़ ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी. जो पास वाला ऑब्जेक्ट है उसका एंगल और दूर वाला ऑब्जेक्ट है उसका, उस दोनों के दोनों अब हमारी आइज़ पर एक पर्टिकुलर एंगल बनाने लगेंगे, और एंगल बनाएंगे तो एंगल इज मेड बाय सम आर्क अपॉन रेडियस. दैट आर्क, ठीक है, इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट और एपरेंट डिस्प्लेसमेंट विच वी आर ऑब्जर्विंग. जितना ज़्यादा स्पीड से आप जितना ज़्यादा एंगल बनाते हुए आगे या पीछे जाएंगे, आपको वह एंगल उतना ज़्यादा होते दिखेगा. दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड पैरेलैक्स और डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर जैसे ये पहले E1 पोजीशन पर हूँ मैं, ठीक है, E से E1 पर मूव किया, मैं इसको एरो से शो कर देता हूँ. ठीक है, तो ब्लू कलर से जो लाइन दिख रही है ना ए, ये लगता है दूर की तरफ जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ ये ब्लू कलर बी जो है वो इधर जा रहा है. ऐसा लगता है कि E1 की डायरेक्शन में बी मूव कर रहा है और ए अपोजिट डायरेक्शन में, और उनके बीच एक एंगल अपीयर होने लगा, यहाँ पर दिखने लगा एंगल. ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल. ठीक है, वी कॉल इट पैरेलैक्स एंगल. ऐसा तब भी होता है जब अदर साइड पर आप मूव करें. ठीक, अदर साइड जाएंगे तो उस कंडीशन में फिर आपको इसी तरीके से, यदि ऊपर जाएंगे E से E2, तो ब्लैक कलर से जो लाइन दिख रही है वो दिखेंगी, यानी ये A जो है डाउनवर्ड जाते हुए दिखेगा और B जो है वो अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड अगेन एन apparent displacement seems to be there. ठीक है, दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड पैरेलैक्स. ठीक है, ये पैरेलैक्स फिनोमेना बाद में अपन देखेंगे नेक्स्ट ईयर कि जो ऑप्टिक्स में जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें एक ड्रॉबैक होता है. जनरली हम इसमें इमेज और ऑब्जेक्ट वी वांट टू मेक देम वन अबव अनदर लाइक दिस. ठीक है, लेकिन यदि एक दूसरे के पीछे हैं लाइक दिस, देन अलॉन्ग द लाइन यदि मैं देखूंगा उसको तो ऐसा लगेगा वो एक दूसरे के ऊपर है. ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसकी रीडिंग ले लूँ, इसके ठीक ऊपर नहीं है ये. ठीक है, तो मुझे तो ऐसे करके इसको शिफ्ट करना है सो दैट दे जस्ट कोइंसाइड विथ ईच अदर. तो ऐसा कब होगा, जब मैं इस तरीके की पोजीशन कब मिलेगी, व्हेन वी मूव अवर आई टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट, एंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज सीम्स टू मूव साइमल्टेनियसली इन अपोजिट डायरेक्शन. ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, दोनों के दोनों एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे. मैं इधर जाऊँगा तो इधर चलेंगे वो, मैं इधर ले जाऊँगा तो उधर चलेंगे. ठीक है, लेकिन यदि दोनों के बीच में गैप होगा तो उस केस में मुझे डिस्प्लेसमेंट दिखने लगेगा. ठीक है, पैरेलैक्स दिखने लगेगा. तो ये पैरेलैक्स को रिमूव करना पड़ता है वहाँ पर. यहाँ हम उसी पैरेलैक्स का यूज़ कर रहे हैं
टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स एंड डिफरेंट स्टार्स नियरर स्टार्स। पर ये एक ड्रॉबैक हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, जो हम उसको रिमूव करना चाहेंगे जितने भी ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट होंगे उनमें, तो वहाँ फिर से आएगा, तब मैं फिर से आपको बताऊँगा, तब तक आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ वेरी क्लियर that what is parallax, generally the objects which are collinearly placed A and B and we are observing from the same line, along the same line, then they seem to be coinciding. But when we move our eye towards left or towards right, then the nearer object seems to move in opposite direction and the farther object seems to move in same direction, and it seems that there is some displacement or gap taking place between the two objects, ठीक है। This particular phenomena is called parallax, ठीक है। जो एंगल वो एक्स बना रहे हैं वो हमारे शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हम कितना शिफ्ट हो रहे हैं उसके हिसाब से हम आइस पर वो एंगल बनेगा। ज़्यादा शिफ्ट हो जाओगे तो ज़्यादा बड़ा एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। और ये एंगल क्या कहलाता है, पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैक्टिक एंगल। अपन बाद में उसको देखेंगे कैसे यूज़ करना है। ये पैरेलैक्स फिनोमेना समझ में आ गया होगा सभी को, एवरी वन ऑफ यू हैव गॉट इट। यदि आपको समझ में आ गया तो यस सर तो बोल दें ताकि मैं आगे बढ़ूँ देंगे, ठीक। पैरेलैक्स मेथड का, तो पैरेलैक्स मेथड को दो तरीके से यूज़ करते हैं, दो अलग अलग फिनोमेना में। नंबर वन, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ नियरर प्लेनेट और मून। जैसे हमको पता लगाना है कि अर्थ से मून तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, तो उसको पता लगाने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक। कैसे करेंगे ज़रा देखें इसको, मैं अभी इसका मिटा दे रहा हूँ, समझ में आ गया है सभी आपको। इसके लिए आपके पास में दो पॉइंट अर्थ पे होना जरूरी है, ए एंड बी, ठीक है, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, 500 मीटर, 2 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस आप ट्रैवल कर सकते हैं लैब के आसपास, है ना। और आपको टेलीस्कोप चाहिए रहेगा, ठीक है, टेलीस्कोप विच कैन मेजर एंगल, ठीक है। तो वो टेलीस्कोप विथ एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट उसमें लगा होना चाहिए, एंड यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ फ्यू आवर्स टाइम, ठीक है। यदि आप 10-25 किलोमीटर दूर जाना चाहते हैं तो हाफ एन आवर लग जाएगा, ठीक है। तो दो अलग अलग प्लेसेस से आपको रीडिंग लेनी है, ठीक है। और उतने समय तक मून दिखते रहना चाहिए, पता चला आप 10 घंटे बाद दूसरी रीडिंग ले रहे हो तो सर्टेनली मून ही गायब हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो इट मस्ट बी विजिबल टू यू, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि प्लैनेट्स तो एक बार विजिबल हो गए, टेलीस्कोप में आपने कैच कर लिया, और आप यदि मान लो एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, तो कुछ घंटों बाद आपको विजिबल भले ही ना हो नेकेड आई से, बट यू कैन ऑब्जर्व देम विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। बहुत कम प्लैनेट्स आपको नेकेड आई से दिखते हैं, ठीक है। मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, इंटरेस्ट बहुत है, ठीक है। बहुत है डिफरेंट थिंग्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड बट नो नॉलेज, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। बट इफ़ योर नॉलेज एंड ऑल्सो हैव इंटरेस्ट, तो ये तो बेस्ट थिंग है, ठीक है। जैसे मुझे फिल्म देखने का इंटरेस्ट है पर फिल्मों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ही प्रॉब्लम है। एस्ट्रोनॉमी के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, सारी चीज़ें जानने की कोशिश करना चाहता हूँ, बट टाइम इज़ देयर, लैक ऑफ टाइम। आप लोग यदि पता लगाना चाहते हो, नाउ यू हैव गॉट दैट टाइम, ठीक है। तो मुझे आप लोग पता लगा के बताएंगे कि अर्थ से कौन कौन से प्लैनेट्स नेकेड आई से विजिबल हो जाते हैं, हमेशा नहीं, कभी कभार हो जाते हैं, ठीक है, पता लगाएंगे। तो ये पैरेलैक्स मेथड यूज़ कर रहे हैं, बट पैरेलैक्स मेथड में ये अर्थ है, curvature of earth is there, so it is not exactly flat. We choose 2 points A and B on earth, ठीक है। generally distance is 10, 20, 50 kilometers, less than that. आप पहले A पॉइंट पर आपके टेलीस्कोप को एडजस्ट करते हैं, एंड यू ऑब्जर्व ए डिस्टेंट स्टार। स्टार्स तो आपको पता है कि मैनी लाइट ईयर्स अवे होते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स अवे, हमेशा रेस्ट पोजीशन दिखते हैं। एक स्टार की एक पोजीशन जो होती है डजंट चेंज इन नाइट, ठीक है, ईयर्स में चेंज होती लगती है, लेकिन 1 आध 2 4 साल में भी चेंज नहीं होती। आपको बता दें, आप यदि स्टार्स देखते होंगे, कौन कौन से स्टार्स आप लोग देख लेते हो, जो 7 स्टार्स दिखाई देते हैं, क्या बोलते हैं उनको, सप्तऋषि, ठीक है ना, उसको कुछ और ही बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ठीक। तो जो आप इन तारों का भी देखते होगे तो उनकी पोजीशन जनरली 1, 2, 4, 6 दिन, 10 दिन, 1 आध साल में चेंज नहीं होती है, ठीक है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ एक ऐसी स्टार की, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस अवे, और इट्स पोजीशन रिमेन्स स्टैटिक एंड इट इज़ एग्जैक्टली वर्टिकल। आप बिल्कुल ऊपर टेलीस्कोप को वर्टिकल लगा लेते हैं, और जो भी स्टार आपको दिख रहा है उसके आने वाली लाइट को आप चेक करते हो, उसका एंगल मेजर करते हो, स्टार का पोजीशन। इसलिए बताया, एस्ट्रोनॉमी जिसने पढ़ा होगा
नहीं तो हम दूसरी जगह जाएंगे तो स्टार ही भूल जाएंगे कौन सा स्टार अपन ने चेक किया था, क्योंकि स्टार तो हज़ारों होते हैं और टेलीस्कोप में सारे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बुक में लिखा है, इट सीम्स वेरी ईजी, ठीक है, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी प्रैक्टिकली। ठीक है, आपको सबका नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ये मेथड यूज़ कर पाएंगे। तो पहले तो आपने उस स्टार के से आने वाली लाइट को फोकस कर लिया टेलीस्कोप में, ठीक, उसका एंगल मेज़र कर लिया, ठीक है, और अब उसके बाद आपने जो प्लेनेट दिखाई दे रहा है आपको पास का, उस प्लेनेट से रिफ्लेक्टेड लाइट, प्लेनेट से हमेशा रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, वो खुद इल्यूमिनेट नहीं होता है। ठीक है, तो उससे आने वाली लाइट को आपने चेक किया और उसके बीच का एंगल φ1 ये मेज़र कर लिया। ठीक है, ये φ1 आपको मिल गया। नाउ यू शिफ्टेड टू ए पॉइंट बी, ए से भी जब आप मूव कर रहे हैं तो ये बी बेस कहलाता है। ठीक है, इसकी लेंथ आप मेज़र करते जाते हैं। ठीक है, यदि आप इसकी लेंथ को मेज़र कर लिए हैं, क्योंकि एक्सेसिबल पॉइंट से ही, और भी आप इजीली उसके बीच की डिस्टेंस को लॉन्ग टेप से या और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे मेज़र कर सकते हैं। सपोज़ आप यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, बी पर पहुँचे, एस डैश की पोजीशन चेंज नहीं होना है, एस डैश इज स्टार, दैट फार अवे स्टार, उसकी पोजीशन चेंज होना नहीं है, लेकिन आप अब प्लेनेट के दूसरी तरफ जा चुके हैं, इतनी डिस्टेंस कवर करना है, सो दैट यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेनेट नाउ। ठीक है, यानी लाइट पहले जो आ रही थी वो आपकी यदि राइट साइड से आ रही थी, तो अब यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड से आ रही है उस प्लेनेट से। उससे आने वाली इस लाइट को फिर से कैच करेंगे, यह एंगल φ2 फाइंड आउट कर लेंगे। ये एंगल φ2 है, यहाँ से एक अब इसके बाद सब हटा लेंगे। ठीक, और हटाने के बाद में आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाना है, ये डायग्राम P पॉइंट डिसाइड करके डिस्टेंस स्टार आपने एंगल मेज़र किया है उतने का आर्क लेना है यहाँ पर, और ये P पॉइंट लेना है, फिर यहाँ से इस तरीके से आर्क लेना है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली है, पर एक्चुअली क्या किया अभी अपन ने, क्या किया थियोरेटिकली, कि आपने φ1 मेज़र कर लिया, φ2 मेज़र कर लिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल φ1 है तो दिस एंगल विल आल्सो बी φ1 बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिंग एंगल्स। इफ दिस एंगल इज φ2 देन दिस एंगल इज आल्सो φ2 बिकॉज अगेन अल्टरनेटिंग एंगल्स। ये दोनों का सम जनरली φ1 और φ2 इक्वलेंट होते हैं। यदि आप बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरे साइड को उतनी ही डिस्टेंस पर गए हैं सेंटर पॉइंट से जितनी डिस्टेंस आप उधर थे, ठीक, तो आपने φ1 φ2 मेजर कर लिया, देयर सम विल बी इक्वल टू थीटा। ठीक है, φ1 प्लस φ2, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। इन दिस केस आर्क इज b and radius is s, that is distance of that particular planet. So s will be equal to b upon theta. इस फॉर्मूले का यूज़ करके you can find out value of s. ठीक है, s क्या चीज़ है, डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेनेट फ्रॉम अर्थ। ठीक है, यहाँ पर थीटा जो है ये रेडियन में होता है, ध्यान रखना। एंड दीज एंगल्स आर नॉट वेरी लार्ज एंगल्स, दे आर वेरी स्मॉल एंगल्स, जनरली मिली रेडियंस में होते हैं φ1 और φ2। ठीक है, हमने यहाँ पर काफ़ी बड़े दिखाए हैं so that we can draw the diagram correctly। ठीक है, डायग्राम के लिए आपने एंगल इतना बड़ा लिया है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें देखेंगे एंगल्स आर नॉट वेरी लार्ज, दे आर वेरी स्मॉल एंगल्स, एंड वी प्लेस दीज एंगल्स एंड राइट दीज एंगल्स इन रेडियन ओनली। ठीक है, तो φ1 और φ2 किस में होंगे, रेडियन में। फिर से एक बार रिपीट कर दें। एट फर्स्ट वी मूव टू पॉइंट ए ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, लैब होगी आपकी कोई भी, वहाँ पर आसपास आप पॉइंट ले लेंगे। एंड now we focus a star S, distant star S, generally vertical to you। ठीक है, और उसको टेलीस्कोप के क्रॉस वायर पर आपने फोकस कर लिया, उसकी जो भी रीडिंग आपको दिख रही है उसके टेलीस्कोप में एक एंगल मेजरिंग डिवाइस ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तभी आप कर पाएंगे, तो उसका एग्जैक्टली वर्टिकल एंगल आपको मिल गया। नाउ यू फोकस दैट टेलीस्कोप टूवर्ड्स द प्लेनेट, उस प्लेनेट से रिफ्लेक्टेड लाइट जो आ रही है, जब आपको क्रॉस वायर पर बिल्कुल क्लियरली वो प्लेनेट दिखने लगेगा। ठीक है, दैट मीन्स नाउ इट इज़ विजिबल एंड लाइट्स आर फोकसिंग एट इट्स क्रॉस वायर, तो उसका एंगल इनके बीच का φ1 नोट कर लेंगे। यू डू द सेम थिंग बाय मूविंग टू पॉइंट बी। पॉइंट बी की डिस्टेंस ए से आपने मेज़र कर ली है, लेट इट बी बी। ठीक है, और फिर वहाँ से एंगल मेज़र करेंगे। नाउ स्टार इज एट द सेम प्लेस बट प्लेनेट्स पोजिशन ऑफ प्लेनेट हैज़ चेंज्ड। ठीक है, वो आपके राइट साइड से अब लेफ्ट साइड में आ गया है, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करना है आपको। ठीक है, और फिर उसका एंगल φ2 फाइंड आउट कर लेंगे। φ1 और φ2 मिल गया आपको, तो थीटा इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2, दैट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क इज b, रेडियस इज s, तो s इज इक्वल टू b अपॉन थीटा, इसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। अभी मैंने बताया आज आपको प्लेनेट की डिस्टेंस फाइंड आउट करना। कल अपन देखेंगे कि हाउ टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ नियरर स्टार्स। नियरर स्टार मतलब जिनकी डिस्टेंस 100 लाइट ईयर्स के आसपास या उससे कम। ठीक है, जो थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स अवे हैं उनकी डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए और दूसरी स्पेशल मेथड्स होती है जो हमारे सिलेबस के बाहर है। ठीक है, हमको अभी इस पूरे यूनिवर्स के बारे में पूरा नॉलेज ही नहीं है। वी आर ओनली नोइंग ओनली 2 to 3% ऑफ दिस यूनिवर्स। ठीक
ठीक है। 99% यूनिवर्स अभी तक हम नहीं देख पाए हैं, ठीक है। वॉट एवर वी आर ऑब्जर्विंग इन लास्ट 100 ईयर्स, ये पूरे नॉलेज का 99% है, और तब भी हम सिर्फ 1 या 2% नॉलेज रखते हैं। तो यू कैन एज्यूम दैट वी आर वेरी स्मॉल थिंग इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। और इसलिए हम कोरोना जैसी चीज़ों का भी सामना नहीं कर पाते कई बार, ठीक है। हमारा नॉलेज अभी भी इनसफिशिएंट है। और एक चीज़ सबसे ऊपर है, फिजिक्स पढ़ लें, केमिस्ट्री पढ़ लें, एवरी साइंस यू लर्न, बट वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज़ सम पावर, ठीक है, जो गवर्न कर रहा है इन सारी चीज़ों को। उसी को आप लोग अलग अलग नाम दे देते हैं, गॉड बोल देते हैं, ठीक है, बट दैट पावर इज़ देयर, ठीक है। और हमको उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक। कोई ना कोई कंट्रोलिंग पावर है और ही इज़ कंट्रोलिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो अपन ज़्यादा उसके डिटेल में ना जाएँ, ठीक। बाकी आप लोग अभी फिजिक्स पढ़ें, ठीक, लेकिन फिजिक्स पढ़ते समय भी इस चीज़ को ध्यान रखें, लिमिट्स आर देयर, ठीक है। और हम उस लिमिट को अभी क्रॉस नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट। अभी बहुत सारी चीज़ों पता लगाना है हमें, ठीक। इसके बाद अपने को एक ही मेथड बची हुई है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड मेथड से डेप्थ ऑफ जो सी है वो पता लगाएंगे। जैसे मैंने आपको आज बताया कि माउंट एवरेस्ट सबसे सबसे जो मैक्सिमम हाइट वाला जो माउंटेन है 8848 मीटर्स है। तो डीपेस्ट जो पॉइंट है ऑन अर्थ वो कहाँ है, उसका नाम क्या है और उसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है। ये आप लोग पता लगा के आओगे कल, ठीक है। इट इज़ योर होमवर्क, फाइंड आउट विच पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज़ डीपेस्ट एंड व्हाट इज़ डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट, ठीक। किसी कोई प्रॉब्लम हो इसके अलावा तो व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकता है। टाइमिंग्स चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, द टाइम विल रिमेन सेम। कल कुछ क्वेरीज आई थी कि शायद स्कूल्स चालू होने वाले हैं कुछ लोगों के, उनके स्कूल के लेक्चर्स चालू होंगे, उनका टाइम इंटरवीन हो सकता है। वेन एवर इट विल हैपन, ठीक है, तो हम उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक। अभी तो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के कोई ऐसे क्लासेस चालू हो रहे होंगे स्कूल में, ठीक है। यदि हो रहे हैं तो आप मुझे तब इंटीमेट करेंगे, टाइम टेबल बताएंगे, सभी लोगों के टाइम टेबल चेक करके अपन एक ऐसा टाइम निकालेंगे विच इज़ सूटेबल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो सी यू टुमारो, बाय।